आगा बढ़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर रियासत तेलंगाना में अब भी जारी। तकरीबन 8,000 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। आवाम से एहतियाती इक़दामात अपनाने की अपील। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लॉकडाउन जरूरी नहीं। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने अदम ताउन पर मरकजी हुकूमत पर की तनकीद। यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने आला ओहदेदारों को दी हिदायत। कोविड की दूसरी लहर के दौरान रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से मुस्तहिकीन की तिब्बी मादी वसाइल और ऑक्सीजन के जरिए इयानत की जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुसलमानों से की अपील। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस फार्मेसी ओनर गिरफ्तार। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत से नाइट कर्फ्यू की मुद्दत के सिलसिले में सवाल किया है। रियासती हुकूमत से सवाल किया गया है कि नाइट कर्फ्यू की मुद्दत के अख्ताम के बाद रियासती हुकूमत क्या करेगी। हुकूमत ने कहा है कि सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ही कोई मुनासिब फैसला लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने हुकूमत को यह भी हिदायत दी है कि सूरत हाल के मद्देनजर मुँसिर फैसला लिया जाए। दूसरी जानिब हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सरनशीन और अरकान के तकर्रुर की भी हिदायत दी है। कोविड वबा की दूसरी लहर रियासत भर में जारी है, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान महकमे सेहत के मुताबिक तकरीबन 8,000 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज किए गए हैं। इलाहाबादी कोविड वबा की सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया और बाद उन्होंने मीडिया से भी बात की। आइए नाज़रीन, इन सियासी खबरों के साथ कुछ और दीगर सियासी खबरें देखते हैं मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर तेज़ी के साथ फैल रही है, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन नाफिज करना ज़रूरी नहीं है। इस सिलसिले में जिन मकामात पर कोरोना के केसेस ज़ायद पेश आ रहे हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन कायम किए जाएंगे। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना में रियासत के अवाम के अलावा मुल्क की दीगर कई रियासतों के मरीज़ों का भी इलाज जारी है। इसके बावजूद मरकज़ी हुकूमत रियासत से कोई ताउन नहीं कर रही है और ऑक्सीजन फराहम करने में भी मरकजी हुकूमत नाकाम है। ई राजेंद्र ने बीजेपी की जानिब से रियासत में पाकिस्तान और बांग्लादेश के शहरी मुकीम होने की बात की तरदीद की और कहा कि यहाँ पर कोई भी बैरूनी अफराद मौजूद नहीं है। మీరు పాలించినటువంటి రాష్ట్రాలలో ఢిల్లీ కావచ్చు, యూపీ కావచ్చు, మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు, గుజరాత్ కావచ్చు, ఆక్సిజన్ లేక చనిపోతున్నట్టు, ప్రమాదాలు జరిగి చనిపోతున్నట్టు పట్టింపే లేనట్టుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం 4 రాష్ట్రాల పేషెంట్ ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్ని రాష్ట్రాల పేషెంట్లు వచ్చినప్పటికి కూడా ఎక్కడ ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది కలగకుండా మా రాష్ట్ర ప్రజలతో సమానంగా ఆక్సిజన్ కొరత లేకుండా, మందుల కొరత లేకుండా, బెడ్ల కొరత లేకుండా కొంత చేయగలుగుతా ఉన్నాం. సరే, అక్కడక్కడ కొంత ఇబ్బందులకు సంబంధించిన వార్తలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా రెక్టిఫై చేసుకోనో 24/7 మేము మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నాం. అయినప్పటికీ కూడా మా మీద నిందలు వేయడం, విమర్శలు చేయడం గురిగింద శాస్త్రంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. ఈ తప్పుడు వార్తలతో, తప్పుడు మాటలతో ఇబ్బంది పెట్టొద్దని చెప్పి ఆ నాయకులను సూచిస్తా ఉన్నా.
ఇవాళ ఈ కరోనాలో 90% హోమ్ ఐసోలేషన్ కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఐసోలేషన్ సెంటర్లలో పేషెంట్లు ఉన్నారు. పాపం ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల, వాళ్ళకు సకాలంలో డాక్టర్ల సూచనలు కానీ సలహాలు రాకపోవడం వల్ల కొలాప్స్ అవుతూ ఉన్నారు, సీరియస్ అవుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు చక్కగా ఐసీయూలకో వెంటిలేటర్ మీద పోయేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. మధ్యలో ఏం టెస్టులు చేస్తలేరు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ మీకు తెలుసు. ఆ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఇలా అన్ని జిల్లాలకు విస్తరించి, రెండవది దీంట్లో ఆక్సిజన్ కూడా చాలా కీలకమైంది కాబట్టి ఇప్పటికీ మన రాష్ట్రానికి పదే విజ్ఞప్తి చేస్తే 360 టన్నులు మనకు కేటాయించిండ్రు మనది కాక. ఇవాళ రాబోయే మంత్లో ఎక్కువ కేసులు వస్తాయని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తా ఉంది కాబట్టి, ఈ సెకండ్ వేవ్ పీక్ మే మంత్లో ఉంటుందని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి, ఆ పీక్ సరిపడేటువంటి ఆక్సిజన్ కావాలని చెప్పి 600 మెట్రిక్ టన్నులకు పెంచాలని చెప్పి మేము చెప్పడమే కాకుండా, ఈ 600 మెట్రిక్ టన్నులు కూడా మాకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలకు ఇవ్వాలని, దూర ప్రాంతాల నుంచి ఇవ్వద్దని చెప్పి మేము వాళ్ళు కోరడం జరిగింది. నేను కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర రైల్వేస్ ఉంటుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర మిలిటరీ ఉంటుంది, కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద యంత్రాంగంతో కూడుకొని ఉంటుంది. కాబట్టి ఆక్సిజన్ లేక చనిపోతున్నారు అని ఇవాళ వచ్చే వార్తలు ఈ దేశానికి అవమానకరం. ఇంత టెక్నాలజీ ఉన్న కాలంలో, ఇంత ప్రభుత్వం దీన్ని పాండమిక్గా భావించి ఒక హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ నడుస్తున్న కాలంలో ఇవాళ మనం ఇంకా అట్లాంటి వార్తలు ప్రజలలో ప్రభుత్వం మీద విశ్వాసం పోగొట్టేటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. మమ్మల్ని కాపాడేటువంటి స్థాయిలో లేరని అనుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంత్రణ మాత్రమే కాదు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ రాష్ట్రంలో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో, ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత ఆక్సిజన్ అవసరం ఉందో ఆ ఆక్సిజన్ని అటు యుద్ధ విమానాల ద్వారా కానీ, ఇవాళ రైల్వేల ద్వారా కానీ, ఈ దేశంలో లేకపోతే ఇతర దేశాల నుంచి కానీ, ఇంకా దీనికంటే ఎక్కువ టెక్నాలజీ, సిలిండర్లో వాటర్ పోతేనే ఆక్సిజన్ వస్తాడనేటువంటిది కానీ, లేదా ఇంకా మిషనరీ కానీ, అనేక రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ విషయంలో కూడా, ఇవాళ రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ విషయంలో మనకు ఇంత పెద్ద సంస్థలు ఉంటాయి, శాస్త్ర విజ్ఞానానికి సంబంధించిన సంస్థలు ఉంటాయి కేంద్రంలో, ఐసీఎంఆర్ లాంటి ఉంటుంది. అసలు ఈ ఇంజెక్షన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కావడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో మీకు తెలియదా? ఏ టాబ్లెట్ ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఇలా లేదా లెక్కలు లేవా? ఇవాళ రెమిడిసివిర్ అనేది కాస్ట్ ఎంత పడితే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇలా ఎంత అమ్ముతున్నారో ఒకసారి చూడండి. ఎంత అన్యాయం అంటే, దానికి నాకు తెలిసి 200 రూపాయలు పడుతుందో 300 రూపాయలు పడుతుందో, కానీ ఇవాళ 3000 రూపాయలు ధర నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వాలు కొంత తక్కువ ఇస్తామని చెప్పి 2000 రూపాయలు నిర్ణయించారు. నేను అడుగుతా ఉన్న ప్రభుత్వాన్ని, అనేక ఫార్మా కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఇంత ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రావద్దు. రా మెటీరియల్ కనుక ఉంటే తప్పకుండా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడంలో అనేక రకాల ఫార్మా కంపెనీలు ఉంటాయి కాబట్టి అప్పటికప్పుడు కొంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఉన్న వాటిలో పెంచుకోవచ్చు, కెపాసిటీ పెంచుకోవచ్చు. లేని వాటిల్లో కూడా అవసరమైతే 1 మంత్కో 2 నెలల్లో చేసుకునేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పట్లో పోయేది కాదు అంటున్నారు కాబట్టి, ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి, అది మీకే తెలియాలి. కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రెమిడిసివిర్ లాంటి ఇంజెక్షన్స్ ఇవాళ 3000 రూపాయలు దొరికేది 30,000 రూపాయలు దొరుకుతున్నట్టుగా వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. నిజమే అది. మేము ఇలా అక్కడక్కడ మేము ఎంక్వైరీ చేస్తే దొరుకుతూ ఉన్నారు, లోపల పెడతా ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ఈ పరిస్థితి ఉత్పన్నమైన పరిస్థితులలో కంట్రోల్ చేసి తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, కంట్రోల్ తీసుకునేది ఎంత ఇంపార్టెంటో సరిపోను డోసులు పంపించే బాధ్యత కూడా ఉండాలి. रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले आज कोविड के केसेस में मामूली कमी हुई। रियासत में जुमेरात को 7,994 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 58 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 2,208 हो गई। जुमला केसेस की तादाद 4,27,960 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 3,49,692 हुई है। आज सुबह 4,009 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 76,060 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 1,630 नए केसेस सामने आए।
चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत भर में 1 मई से 18 साल की उम्र वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन देने के इंतजाम का जायजा लेने के बाद हिदायत दी कि रोज़ाना 10 लाख अफराद को वैक्सीन दिया जाए और ये सिलसिला 1 मई से 30 ता 35 दिन तक जारी रखते हुए रियासत की 3 करोड़ से ज़ायद आबादी वाली आवाम को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर सेहत ई राजेंद्र और महकमे सेहत के अहदेदार रियासत के अवाम को कोरोना वैक्सीन लेने और मामूली बुखार आने पर कोरोना का टेस्ट करवाने की कई मरतबा अपील कर रहे हैं, ताहम इस सिलसिले में हुकूमत इंतजाम करने में नाकाम है। शहर के कई PHC सेंटर बिलखुसूस सरूनगर मरकज़ पर नो वैक्सीन और नो टेस्टिंग का बोर्ड आवेजा देखा गया, जिसकी वजह से इस मरकज़ पर जुमेरात के रोज़ कोरोना टेस्ट करवाने और वैक्सीन लेने के लिए आने वाले अफराद को मायूसी हुई। इसी तरह कई मराकिज़ के अलावा दीगर मकामात पर यह देखने में आया है। इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, जो कोरोना से मुतासिर बताए गए हैं, वो दवाखाने में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने दवाखाने से वीडियो पैगाम जारी करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोरोना के मरीजों का इलाज आरोग्यश्री के तहत करवाए। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो गांधी भवन में कायम कंट्रोल रूम और दीगर मकामात पर कायम किए जाने वाले कंट्रोल रूम में कोरोना के मरीजों की रहनुमाई करने में सरगर्म रहें। उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर तनकीद की कि वो कोरोना से निपटने में नाकाम है, जबकि उन्होंने बताया कि वो 1 या 2 रोज में दवाखाने से सेहतियाब होकर घर वापस होंगे। మిత్రులందరికీ నమస్కారం। నేను కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతున్న మరి ఈ సమయంలో చాలా మంది ఫ్రెండ్స్, వెల్ విషర్స్, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మీ మెసేజ్, గుడ్ విషెస్ తెలియజేశారు। మీ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు। నేను పూర్తి స్థాయిలో ఒక 1 or 2 డేస్లో రికవర్ అయ్యి మరి హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవుతామని చెప్పి భావిస్తున్నాను। మీ అందరికీ గుడ్ విషెస్ కోసం థ్యాంక్స్। మరి హాస్పిటల్లో ఉన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వందల వేలాది మంది బెడ్స్ కోసము, ఆక్సిజన్ కోసము, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కోసము, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కోసము మరి నాకు కూడా ఫోన్ చేయడం జరుగుతుంది। ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయం। మరి ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత విస్మరించొద్దు। ప్రత్యేకంగా నిరుపేదలు ఈ కరోనా వ్యాధితో బాధపడుతుంటే వాళ్ళకి ఎసెన్షియల్స్ బెడ్స్ కానీ, రెమ్డెసివిర్ ఇంజెక్షన్స్ కానీ, ఆక్సిజన్ కానీ, వెంటిలేటర్ బెడ్స్ కానీ ఉచితంగా వాళ్ళకి అందే విధంగా చేయడం ప్రభుత్వాల ప్రాథమిక బాధ్యత అని చెప్పి మరోసారి నేను మనవి చేస్తూ, కరోనా వ్యాధి ట్రీట్మెంట్ ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి కూడా మరోసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు డిమాండ్ చేస్తున్నాం। కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ నుంచి నిరుపేదలకి, కరోనా బాధితులకు, కరోనా కుటుంబాలని ఆదుకోవడానికి 24 గంటల సర్వీసులు అందించడం కూడా నేను ఎంతో అభినందిస్తున్నాను। నా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు। థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు, నమస్కారం। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थर सारथी ने बताया कि 30 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले ग्रेटर वरंगल, ग्रेटर खम्मम और 5 म्यूनसिपलिटी के इंतखाबात की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रायदही के मौके पर कोरोना के रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। अगर कोई राय दहिंदा बगैर मास्क के इस्तेमाल के पोलिंग बूथ पहुंचेगा तो उसे वोट के इस्तेमाल का हक नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 मई को रायशुमारी करते हुए नतायज जारी किए जाएंगे, ताहम कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को जुलूस और रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।
सीनियर कांग्रेस क़ायद जी निरंजन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की है कि वो मीडिया पर इस बात की पाबंदी आयद करें कि वो नागार्जुन सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के एग्ज़िट पोल 30 अप्रैल शाम 7 बजे तक जारी ना करें, क्योंकि 30 अप्रैल को रियासत के 2 कॉरपोरेशन और 5 म्यूनसिपलिटी में राय दही मुकर्रर है। अगर एग्ज़िट पोल जारी किए गए तो इन इंतखाबात पर उसका असर भी पड़ सकता है। कुल्लू में साद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने हल्के में बनाए गए कोविड वैक्सीन सेंटर्स का तफसीली मुआयना किया। बाद में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हल्का असम्बली नामपल्ली के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जुमला 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, जिन पर मुसलसल वैक्सीन दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन सेंटर्स के मुआयने का मकसद 1 मई से शुरू होने वाली टीका मुहिम के इंतजामात का जायज़ा लेना है। हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 1 मई से 18 साल से ज़ायद तमाम अफराद को टीका दिए जाने की सहूलत का आगाज़ हो रहा है। जाफर मिराज ने अवाम से अपील की है कि वो कोविड टीका ज़रूर लें ताकि इस वबा पर काबू पाया जा सके। भाई अच्छा ऐसा ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे के पूरे नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में चल रहे हैं। अभी आज हमारा मेन इंस्पेक्शन करने का भी ख़ास मकसद ये था कि कल ने परसों से यानी 1 मई से जो हुकूमत की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 18 ईयर्स एंड अबव के भी लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाने वाला है, जिसके लिए क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर है या नहीं है वो भी एक हमको देखना था। इसके अलावा अगर जहाँ जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है उसको कैसा इम्प्रूवमेंट करना है उसके लिए भी हमारा आज का इंस्पेक्शन करने का मेन मकसद था। तो मैं तमाम आवाम से ये ख्वाहिश करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को वैक्सीन ज़रूर लीजिए, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसा प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है मौजूदा दौर के अंदर, जो कोरोना पीरियड के अंदर, जिसमें वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह हमको जहाँ तक ये यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह उसके रसूल के बाद अगर थोड़ा प्रोटेक्शन अगर कोई दे सकते हैं तो वो ये वैक्सीन दे सकते हैं। तो मैं आप तमाम के चैनल के ज़रिए से आवाम को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए, अपना टर्न जब भी आएगा वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेना बहुत अच्छी बात है, ये ज़रूरी है। जैसा आप जानते हैं कि मौजूदा हालात के हिसाब से हमको अपने खुद का प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अपील की है कि कोरोना वायरस के कहर के दौरान हम सबको खालिक कायनात से रुजू होना चाहिए, जबकि मुस्तहीक़ीन की तिब्बी मादी वसाइल और ऑक्सीजन के ज़रिए एआनत करनी चाहिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने सारे मुल्क को गिरफ्त में ले लिया है। इस वबा से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर और तिब्बी वसाइल के अलावा जारिया मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान खालिक़ कायनात से रुजू होकर रिक़त अंगेज़ दुआओं की अपील की जाती है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, सदर मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद कबूल बादशाह खादरी शुतारी, मौलाना मीर खुतबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमाल रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम,
मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी ख़ादरी, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना अकरम पाशा ख़ादरी तख्तनशीन, मौलाना सैयद शाह फज़लुल्लाह ख़ादरी अल-मूसवी, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार ख़ान सलामी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी के अलावा दीगर ने आमतुल मुस्लिमीन से कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में खुद महफूज रहें और इस वबा से जो मुतासिर हो रहे हैं उनकी मुमकिन एयानत करें। वरम के ज़िम्मेदारों ने नमाज जुमा के मौके पर आइम्मा मसाजिद और ख़तीब साहिबान से भी गुजारिश की है कि वो अपने खिताबात में इस वबा से अवाम को महफूज रहने और अपनी ज़िंदगियों का मुहासिबा करने की दावत देते हुए खुदा से रुजू होने की तलक़ीन करें। गुज़िश्ता चंद सालों से मुल्क में जिस तरह बेकसूर अफराद को महज उनकी शिनाख्त पर जो सलूक किया जाता रहा है, इन वाक़यात पर जो तबक़ात खामोश रहे, चश्म पोशी अख्तियार करते रहे, मौजूदा हालात में उन्हें अपने मुहासिबे का मौका तक मैसर नहीं। वबा कोई ज़ात पात, मजहब या इलाका नहीं देखती। खैर उम्मत की हैसियत से आमतुल मुस्लिमीन पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि बावजूद वसाइल की कमी, तंगी और मुश्किलात के बिला लिहाज मजहब व मिल्लत मुसीबत ज़दा मखलूक खुदा की खिदमत करें। जारिया माह मुक़द्दस में एक काम इबादत है और असाब खैर से भी अपील की जाती है कि मुस्तहिक़ीन तक तिब्बी और मादी वसाइल और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाएं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी दिए जाने वाले रमज़ान तोहफ़ का मुस्तहिक़ आवाम में तक़सीम करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा ख़ादरी ने पत्थरगट्टी, तालाब चिंचिल्लम और कुरमागुड़ा डिवीज़न में गरीब और मुस्तहिक़ मुसलमानों में मज़कूरा गिफ्ट पैक्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स महमूद सुहैल क़ादरी, डॉक्टर समीना और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफ़ात अली के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। हल्क़े असम्बली राजनगर के डिवीज़न सुलेमान नगर के मुख्तलिफ इलाक़ों अत्तापुर, ख़ायम नगर और दीगर में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ़राहम किए गए रमज़ान गिफ्ट की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिस इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग, सुलेमान नगर डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद के अलावा मजलिसी रुकन क़ानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी और दीगर भी मौजूद थे। वादा है कि रियासत भर में वाक़े मसाजिद के तहत हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ान तोहफ़ मुस्तहिक़ीन में तक़सीम किए जा रहे हैं। अल कुरैशी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से माह रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से रमज़ान में राशन किट्स की तक़सीम का आगाज़ किया गया है। इस सिलसिले के तहत मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ मुश्तबा कॉलोनी, गाज़ी मिल्लत कॉलोनी में सोसाइटी के प्रेसिडेंट आदिल अल कुरैशी और वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल इला अल कुरैशी के अलावा खालिद अल कुरैशी सेक्रेटरी और दीगर ने रमज़ान किट्स की तक़सीम अमल में लाई। तकरीबन 150 मुस्तहिक़ीन में मज़कूरा किट्स की तक़सीम अमल में लाई जो मुग़ल कॉलोनी में अंजाम दी गई। हमारे को काम करने दो, हमारे को भैया बोले भैया के पास जाके ठहर के हमारे को काम करना है तो डाल लो, हमारे के लिए बड़े वादा कर रहा है।
ईस्ट टास्क फोर्स टीम ने एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 4 इंजेक्शंस बरामद किए। पुलिस के मुताबिक 39 साल बी श्री हरी साकिन निमोली अड्डा को काचीगुड़े को हिरासत में लिया गया। वो एक फार्मेसी शॉप का ओनर बताया गया है। दादा मजीद कार्रवाई की गरज से मुलजिम को काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। बिलालनगर के साकिन एक कम उम्र लड़के का हादसे के बाद दौरान इलाज इंतकाल हो गया, जबकि बच्चे के वालिदैन और सरपरस्तों ने डॉक्टर पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए कालापत्थर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। 13 साल लड़के को हादसे के बाद बिलालनगर में वाक़े MS क्लिनिक बगैर इलाज रुजू किया गया था, जहां डॉक्टर शमीम नुसरत ने लड़के को इंजेक्शन दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। जिसके बाद लड़के को फौरी तौर पर नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ दौरान इलाज वो 2 दिन बाद इंतकाल कर गया। कालापत्थर पुलिस ने इस सिलसिले में एक शिकायत वसूल की और तहकीकात का आगाज भी किया। क्या हुआ आपके बेटे हो ना? बेटे हैं क्या नाम है उनका? मदरियास। कैसा हुआ ये? छुरी से कटा था गफलत में, तो टाके दिए बाजू वाला है, तो बाजू वाले पहले भी दिन दिए, दूसरे दिन दवा दी, दूसरे दिन लेके गए तो उनके साथ जो है पूरा है करे, मगर उन्होंने जहाँ के डॉक्टर बोले कुछ इनको जो है इंफेक्शन होगा, कुछ इनको कुछ खाए। सेकंड डे जो दिए इंजेक्शन और ग्लूकोज को नहीं देना था बोल रहे, वहाँ के डॉक्टर बोले इंजेक्शन नहीं देना। पहले दिन की ताकत थी, बच्चा संभाल लिया, इंजेक्शन उनको नहीं हुआ। दूसरे दिन इंजेक्शन उनको चेक नहीं करे, कुछ नहीं करे, देते गए। फीवर है वो भी चेक नहीं करे, ब्लड प्रेशर वो भी चेक नहीं करे, सिर्फ उनका काम करते गए। इंजेक्शन दिए, ग्लूकोज लगा दिए और यहाँ उससे दिए इंजेक्शन सब आते मारने पे रख में। आप लोग डॉक्टर के ऊपर केस करना चाहिए। क्लिनिक का नाम MS मैटरनिटी पॉली क्लिनिक है। वो किधर है वो? खाजा होटल बिलालनगर, मदीना मस्जिद। मंडे के दिन इफ्तार के बाद 7 बजे के टाइम पे जैसा गढ़वा वैसे ही उनको लेके गए। लेके जाने के बाद ये बोले अभी हम करें, फिर कल सेम लेके आओ, फिर चढ़ाना पड़ता है, फिर लेके दूसरे दिन लेके गए। लेके जाने के बाद दूसरे दिन जैसा ग्लूकोज चढ़े, एक ही पे रोक दिया उन्होंने, एक ग्लूकोज पे, फिर इंजेक्शन भी दिए एक ही पे। फिर 2 जगह पर लेके आए, उसको जाड़ा आना शुरू हो गया, फिर से आना शुरू हो गया, पैर जो है नीला हो गया उन्हें। उसको हॉस्पिटल को लेके गए, असरा को लेके जाने के बाद उन्होंने बच्चे की उम्र 13 साल। फिर उनको वहाँ पे असरा को लेके गए। असरा में ये बोले कि बच्चे की हालत सही नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं, हमारे पास स्पेस नहीं है, बेड नहीं है। तो वहाँ से फिर नीलोफर ले गए। नीलोफर ले जाने के बाद में वहाँ पे उनको 1 दिन रखे। डॉक्टर जो है उसी नाइट में जो है बच्चे को ब्लीडिंग हुआ, वॉमिटिंग्स हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग्स भी हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग्स भी हुआ, बाहर भी आया ब्लीडिंग, फिर ब्लड क्लॉट हुआ हाथ पे, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हुआ। उसके बाद में फिर उस टाइम पे बोले कि इट में भी ये हो सकता है कि ब्रेन डेथ भी, ऐसा भी बोले डॉक्टर। वो लोग उसको ऐसे ही छोड़ दिए। ये बोले कि जब तक उसका हार्ट रेट चलते रहेंगे हम लोग इलाज करते रहेंगे। फिर आज मगरिब में ये बोले कि बच्चे का डेथ हो गया। फिर अभी हम लोग PS पे आए। PS में ये बोल रहे कि हॉस्पिटल से ये इन्फॉर्मेशन आया कि बच्चे को पैर पे भी कट है, नेक के पास में भी कट है। ये नेक का तो कहीं भी नहीं है। दे आर क्रिएटिंग देयर ओन स्टोरी। वो लोग अपनी स्टोरी बना रहे। गले के पास कट है ही नहीं, मार लगा सिर्फ पैर के पास। ये लोग बोल रहे गले के पास कट लगा बोल के वो हॉस्पिटल से इंटीमेशन आया। ये गलत इंटीमेशन है। ये दवाखाने से कभी तला मिली। आइए देखते हैं फिर के बात की खबरें। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की जानिब से रचाकुंडा पुलिस के लिए हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान पुलिस अहलकारों को कई मुश्किलात का सामना है और इस सिलसिले में हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया है। एडिशनल DG और कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने हेल्थ कैंप मुनक़िद करने पर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से इजहार तशक्कुर भी किया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल तरफना स्पेशली डॉक्टर RK साहब who is the head of endocrinology
డిపార్ట్మెంట్ అండ్ అథారిటీ డయాబెటీస్ మీద ఎండోక్రైనాలజీ మీద. తర్వాత మన డాక్టర్ వైభవ్ దిండే గారు జెనెసిస్ తరఫున డాక్టర్ వైభవ్ దిండే గారు కూడా ఈ క్యాంప్లో పాల్గొన్నారు. మన డాక్టర్ సరిత మేడం, డీసీపీ అడ్మిన్ శిల్పావతి. ఈ క్యాంప్ అది 10 days క్రితం అది మనం మొదలు పెట్టాము. సో ప్రతిరోజు 15 to 20 మెంబర్స్ అట్లా చెక్ చేస్తూ దాదాపు 250 మా సిబ్బంది ఎవరికో ఆల్రెడీ ఈ కోవిడ్ పాజిటివ్ అయ్యి మళ్ళా నెగిటివ్ అయింది అండ్ ఇప్పుడు డ్యూటీ చేస్తున్నారు. మాత్రం వాళ్ళ వయసు కొంచెం ఎక్కువ ఉంది, వాళ్ళకి పాత ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ డయాబెటీస్ అలాంటి కొంచెం లైక్. साउथ जोन से वाबस्ता सहाफ़ी जुनैद मुल्तानी जुमेरात को इलालत के बायस इंतकाल कर गए। कुछ महीनों कबल वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हुए थे, जिसके बाद वो मुसलसल डायलिसिस पर थे। नमाज जनाजा मस्जिद खादर पाशा वाक़ई जंगमेट में बाद नमाज असर अदा की गई, जबकि तदफीन मकामी क़ब्रस्तान ही में अमल में आई। जुनैद मुल्तानी आंध्रा ज्योति ग्रुप के चैनल ABN से वाबस्ता थे। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9391749783 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में देखते हैं हम खबरें एक बार फिर। कोरोना की दूसरी लहर रियासत तेलंगाना में अब भी जारी। तकरीबन 8000 नए पॉजिटिव केसेस दर्ज। आवाम से एहतियाती इक़दामात अपनाने की अपील। कोरोना की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए लॉकडाउन ज़रूरी नहीं। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने अदम ताउन पर मरकज़ी हुकूमत पर की तनक़ीद। यौमिया 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने आला ओहदेदारों को दी हिदायत। कोविड की दूसरी लहर के दौरान रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से मुस्तहिक़ीन की तिब्बी मादी वसाइल और ऑक्सीजन के ज़रिए इयानत की जाए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुसलमानों से की अपील। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस फार्मेसी ओनर गिरफ्तार। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। इसके साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैक़ौमी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।